अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक एज यूजुअल कि हर स्लाइड में हर लेक्चर में हम आपको न्यू टॉपिक और की शेयरिंग करें। टुडे द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बेसिकली ये जो टॉपिक है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस है, तो इतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन में मसले मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी भी तो बहुत मिनिमल होगी। अदरवाइज यू हैव बल्क पोर्शन ऑफ थ्योरी। तो इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने की ज़रूरत है। दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस चैप्टर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका कुछ जो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है वो इन्हीं चैप्टर्स में से आता है। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कि आप किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हो, क्या स्ट्रेटजीज आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हो, किस तरह से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आपके पास एफिशिएंटली आउटकम या एफिशिएंटली आउटपुट प्रोड्यूस होकर आए। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह ताला यू विल एंजॉय इट। Now today the introduction of strategy, or we can say strategic plannings. This chapter discusses strategic planning techniques and approaches aimed at identifying promising growth opportunities. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका बेस कर रहा है कि किस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स होनी चाहिए, कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपके पास आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रिवेल हो सके। अगर आपको ये लगता है कि प्लानिंग्स कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो ऐसी जगह लगे जहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज रन कर रही है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, कि अगर मैं उस जगह जाके इंडस्ट्रीज लगा दूँ जहाँ पर जो है वो ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट करते हैं, फिर वहाँ के लोग परेशान होंगे और मुझे डिफरेंट सिनेरियोज डिफरेंट इश्यूज फेस करने होंगे। मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं ऐसी जगह अपनी बिजनेस को रन करूँ जहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे होंगे। टेक्निक के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि मेरी इकोनॉमी में चूंकि पॉपुलेशन साइज हाई है तो लेबर फोर्स ज़्यादा है, तो इट्स बेटर कि मैं वो कॉस्टली जो है वो कैपिटल परचेज करूं और उस कैपिटल को यूटिलाइज करूं और फिर उसके बाद इकोनॉमी के अंदर जो है अपनी प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि मेरे पास चूंकि लेबर फोर्स ज़्यादा है और वो कम पैसों में ज़्यादा काम कर देंगे, दे आर चीप फॉर मी एज कम्पेयर टू कैपिटल, तो आई विल यूज़ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो हम टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे यहाँ पर, लेबर इंटेंसिव। अगर मैं डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करूँ तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनका जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है वो ज़्यादातर बेस्ड कर रहा होता है कैपिटल पे, क्योंकि वहाँ रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में इतना ज़्यादा काम होता है कि वो बेसिकली काम ही सारा का सारा उनका कैपिटल वे में होता है। वहाँ पर पॉपुलेशन साइज इतना ज़्यादा कम होता है कि वो डिपेंड ही कैपिटल पे होते हैं। बट आवर कंट्री इज बेसिकली डिपेंड ऑन व्हाट, लेबर इंटेंसिव और डिफरेंट अप्रोचेस जिसके थ्रू जो है वो आप अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट कर सकते हो, ग्रोथ में आपको हेल्पफुल करे। तो बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन ही आप सबसे पहले स्ट्रेटजी प्लानिंग्स करके करते हो। अदरवाइज अगर आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कोई प्लानिंग्स नहीं की, कोई टेक्निक्स आपको नहीं आपको नॉलेज की कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ, किस तरह से मैं अपना बिजनेस को ग्रो अप करूँ, तो इन शॉर्ट आप बहुत जल्द जो है वो लूज़ कर देंगे अपना बिजनेस, और इसके अलावा जो है वो आप शॉर्ट रन में ही अपना बिजनेस स्टॉप कर देंगे। यू विल नेवर गो टूवर्ड द लॉन्ग रन पीरियड। Concept of strategy: a general direction set for the company and its various components to achieve a desired state in the future. ठीक है, मैं अपनी कंपनी को इस तरह से सेट करूं, उसकी डायरेक्शन इस तरह से बनाऊं कि ताकि जो मेरी डिज़ायर है, जो मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे इतना ज़्यादा वॉल्यूम, इतना ज़्यादा हाई प्रॉफिट अर्न हो, तो वो उसकी किस बेसिस पे होगा, जब तक मैं कोई डायरेक्शन नहीं दूंगी, मैं कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं करूंगी, तब तक मुझे वो मेरी डिजायर्ड फ्यूचर जो है वो मुझे आउटकम नहीं मिलेगा। स्ट्रेटेजी रिजल्ट्स फ्रॉम द डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। जो स्ट्रेटेजी का रिजल्ट आपके पास आता है वो आता है डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस से। यानी आपके पास सिर्फ स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है कि बस मैंने कह दिया और चीज़ हो गई। नो, यू हैव टू मेक द फॉलोइंग प्लानिंग्स, यू हैव टू फॉलो दीज प्लानिंग्स।
तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू मेंशन फर्स्ट ऑल द स्ट्रेटजीज कि आप इन फ्यूचर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस को रन अप करने के लिए करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको नहीं पता कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, हमें उस दौरान हमें अपने प्रोडक्शन को किस तरह से इन्हेंस करना चाहिए, या हमारे इन फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से लोग अभी हमारी प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम करना पसंद करें, तो हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होगी कि उस दौरान हमने क्या करना चाहिए कि हम उस दौरान भी जो है वो अपना फ्यूचर रिटर्न बरकरार रख सकें। तो ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर रिटर्न। तो इन शॉर्ट आपके पास स्ट्रेटेजी जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए बना है, ताकि आप जो है वो फ्यूचर में उसका रिटर्न गेन कर सकें। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज कि किस तरह से आप फॉर्म करते हो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को, किस तरह से अगर आप एक बिजनेस रन करना चाह रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें आपने देखने की ज़रूरत होती है, और फिर उन चीज़ों के बेसिस पे आप ये श्योरिटी करते हो कि इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिलेगा या इन फ्यूचर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। नंबर वन इज environment analysis. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस कि आप अपना एनवायरनमेंट देख रहे हो, जो चीज़, जो गुड्स या जो सर्विसेज मैं अपनी इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट है, लोग इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले कस्टमर्स देखने कि ये जो मैं पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, तो इसका मार्केट के अंदर क्या रोल है, क्या इसके कस्टमर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या इसके कस्टमर मेरी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। देन कॉम्पिटिटर्स, सेकंड वन इज कॉम्पिटिटर्स, बहुत मैटर करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि इनिशियल में अगर मैंने हाई कॉस्ट ऑब्वियसली मैं बेयर करूंगी, जब मैंने लैंड लेना है, लेबर लेना है, कैपिटल लेना है और अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, तो मुझे ये पता हो कि अगर ज़्यादा मेरे कॉम्पिटिटर हैं तो मैं अपनी कॉस्ट को बहुत तेज़ी से कवर अप नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो जो प्राइस चार्ज कर रहे होंगे मुझे उस प्राइस तक पहुंचने के लिए एक अरसा लगेगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स कम होंगे तो मेरे लिए बहुत जल्द हो जाएगा कि मैं बहुत जल्दी जो है वो इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाऊँ। तो इस चीज़ को भी देखना है कि कॉम्पिटिटर्स कितने अवेलेबल हैं आपके पास। अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं तो यू नीड टू मोर एंड मोर सर्वाइव इन दिस मार्केट, और अगर आपके पास कम कॉम्पिटिटर्स हैं तो आप इजीली जो है वो अचीव कर सकते हो अपना कॉस्ट। सप्लायर्स, इसके सप्लायर्स कितने हैं कि आपके पास पर्टिकुलरली मतलब उस कमोडिटी की जो भी आपके पास कॉम्पिटिटर अवेलेबल है वो डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करेंगे, तो इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ तक आपके पास पहुँच में है, और आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई कहाँ किस किस पहुँच तक है, क्या आप उस पहुँच तक जा सकते हैं, पाकिस्तान के उस एरियाज में जा सकते हैं जहाँ उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई ना हो रही हो और आप कर दें, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। रेगुलेशन, फिर आपने चीज़ों को देखना है कि ठीक है ये तीनों चीज़ें मेरे लिए सेटिस्फाई हैं, अब वी विल मूव टूवर्ड द रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस इम्पोज किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, क्या मैं उसमें मीट कर सकती हूँ। अगर तो मैं मीट कर सकती हूँ, उन टैक्सेस को बेयर अप कर सकती हूँ, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर सकती हूँ, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो a safe area, और we can say a comfort area for me कि मैं अपना business run up कर सकती हूँ। देन द फिफ्थ थिंग इज दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बेटर है क्या, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो क्या मेरा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास रोड्स कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी है कि मेरे पास स्मूथली मेरी गुड्स जो है वो मूव कर जाए। क्योंकि आप देखते होंगे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करूं, इन्वेस्टमेंट अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रही हूँ और एक शहर से दूसरे शहर जाने में ही अगर मैं ये सपोजिशन कर रही थी कि अगर रोड्स ठीक होती तो वो 1 घंटे में मेरे पेरिशेबल आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पहुंच जाते और वो सेफ रहते। लेकिन चूंकि मेरे पास जो फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है रोड्स में, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई और मसले मसाइल आ जाए, मुझे टाइम मेरा लॉस हो जाए, तो उससे मेरे बहुत ज़्यादा पेरिशेबल आइटम्स दैट इज़ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आइटम वेस्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। तो मुझे एनवायरनमेंट के अंदर ये भी चीज़ देखनी है कि क्या मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि मैं जो है वो प्रोडक्शन करके और उस ऑन द स्पॉट सप्लाई भी कर सकूँ और ऑन द स्पॉट अपनी अर्निंग का पार्ट भी बन सकूँ। देन सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फिर बहुत मैटर करता है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट।
यानी आपके पास आपकी इकोनॉमी के अंदर आप इजीली जो है वो अपना बिजनेस रन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इंडिया में आप देख रहे हो कि कितने खतरनाक मामला चल रहे हैं मुसलमानों के लिए। ठीक है, उनके तो मतलब हर कल्चर के लिए वो एक अजाब हो गया उनके लिए रहना वहाँ पर। तो आपने ये देखना है कि क्या ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और ये सोशल इन्वायरमेंट आपको इजाज़त दे रहा है कि आप जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस यूज़ कर सको। जब ये तमाम क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाता है तो यू विल मूव टूवर्ड द फर्स्ट एरो विच इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर आप देखो कि ये तमाम अपॉर्चुनिटीज और है आपके पास या ये आपके लिए खतरा है। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एनवायरनमेंट एनालिसिस, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो अपनी अपॉर्चुनिटीज के एनवायरनमेंट एनालिसिस आपको क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। आया आपके जो कस्टमर्स हैं वो बल्क क्वांटिटीज में है, आपके कॉम्पिटिटर्स लेसर क्वांटिटीज में है, आपकी अपनी सप्लाई जो है वो डोमेस्टिकली ऑल ओवर पाकिस्तान सप्लाई हो सकती है, आपके ऊपर इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोजिशन नहीं है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है और सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेश है, बहुत गुड है, तो इट मीन्स कि आप इजीली जो है या आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो। Then once you come to the opportunities, you will get what? Find the fit between core capabilities and external opportunities and then make firm strategy. उसके बाद आपने अपनी कैपेबिलिटीज को देखा कि क्या मैं अपनी ठीक है ये चीज़ें तो है, डिमांड भी एग्जिस्ट करती है, कॉम्पिटिटर्स भी कम है, रेगुलेशंस भी बहुत फ्रेश है आपके लिए, आप उसको बेयर कर सकते हो। तो क्या आपको एक्सटर्नल यानी बाहर की कोई अपॉर्चुनिटीज भी साथ साथ मिल रही हो तो आप प्लानिंग्स करते हो कि अब मुझे अपनी फर्म बनाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर आप में इसमें कोई भी चीज़ एक वायलेट हो जाती है तो आप ये सोचते हो कि ठीक है कस्टमर्स तो बहुत है लेकिन कॉम्पिटिटर ज़्यादा होने की वजह से मैं मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, तो फिर उससे क्या होता है आप मार्केट का पार्ट नहीं बन पाते, या रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मेरे डिमांडर भी ज़्यादा है, मेरा कॉम्पिटिटर भी कम है, बट गवर्नमेंट के टैक्सेस का इम्पोजिशन इतना है कि वो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को उससे ले सकते हैं, तो वो आपकी चीज़ों को वायलेट कर देगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि once you get the all the opportunities from the given analysis तो you will make the strategy, otherwise अगर आपके पास ये environment analysis नहीं होंगी तो you cannot make the strategy because उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी और आप उसी वक्त अपना business छोड़ देंगे। Then the second one is internal analysis। अब internal analysis देखने, जब आपने external analysis को देख लिया तो अब आपने internal analysis को देखने हैं। तो वन इज टेक्निकल नो हाउ, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं या आप देख रहे हैं कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में वर्कआउट कर रही हैं, तो वो कौन सी टेक्निक्स और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, तो आपको भी उन टेक्निक्स के बारे में नो हाउ होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मोर एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज, आपके पास मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप, उसको बेटर तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटीज भी आपके पास होनी चाहिए, यानी आपने जो भी आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, बिजनेस खड़ा किया है, आप उसकी जो सप्लाई कर रहे हो उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास लॉजिस्टिक्स यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो मेन है आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं होंगे तो ये कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कि अगर आपके पास अमाउंट ही नहीं है फाइनेंसिंग के लिए, यानी आपने लेबर हायर कर लिए बट आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपने कैपिटल लिया हुआ है तो आपके पास पैसे नहीं है, लैंड रेंट पर ले लिया, रेंट देने के पैसे नहीं है, तो फिर वो तो फायदा नहीं है ना आपकी प्रोडक्शन का, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ठीक है, जो हमने कहा था कि आपके पास ठीक है आपने प्रोडक्शन कर ली, अब आपकी फर्दर प्रोडक्शन नहीं आई है, अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, तो उस लिहाज से आप फाइनेंसिंग के लिए डेट को यूज़ कर सकते हो, यानी अपना बॉन्ड्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो या शेयर्स मार्केट में इम्पोज कर सकते हो, लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपने अपना बिजनेस बेटर तौर पे रन करना स्टार्ट कर दिया है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जब आपके पास टेक्निकल नो हाउ होगी, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होगी,
तो आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। और फिर उन चीज़ों को, अगर कोई वीकनेस है तो उसको ओवरकम करते हुए अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना कि वी हैव टू मेक द स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग आवर बिजनेस एफिशिएंटली। तो फिर उसके बाद अगेन आप क्या करते हो, अपनी कोर कैपेबिलिटीज से और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आप बनाते हो स्ट्रेटजीज। तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज में आपके पास दो स्ट्रेटजीज आ गए थे, एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस, आप बाहर का इन्वायरमेंट देखते हो कि क्या उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं। उन थ्रेट से ओवरकम करते हुए आप स्ट्रेटजीज की तरफ मूव करते हो। देन इंटरनल एनालिसिस करते हो आप, उसमें आपके पास डिफरेंट, आप देखते हो कि आप अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें बेटर कर सकते हो, एफिशिएंट वे में वर्कआउट कर सकते हो, और उसके बाद उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ देखते हो। अगर कोई वीकनेस है तो उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उन चीज़ों को देखते हुए फिर आप अपने फर्म की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हो। Then move toward the grand strategies, एक बड़ी strategies. The overall grand strategy depends on the firm. किस पे डिपेंड करती है? फर्म्स की ग्रोथ पे, फर्म्स की स्टेबिलिटी पे एंड फर्म्स की कॉन्ट्रैक्शन पे। फर्म्स की ग्रोथ यानी फर्म अगर आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है तो वी हैव टू मेक द मोर एंड मोर बेटर स्ट्रेटजीज। ठीक है, अगर वो लो की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि अगर हम आगे भी उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाए तो मेरी स्ट्रेटजी ये होगी कि आई हैव टू क्लोज द बिजनेसेस। स्टेबिलिटी, कि मेरे फर्म में जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी है या वो फ्लक्चुएट कर रही है उसके मामला। And then contraction, we will learn it in a descriptive way in the next slide. First of all, we will talk about the growth, firm's growth strategy depends on concentration, vertical integration and diversification. सबसे पहले आ जाते हैं आप अपने पास concentration. What is concentration? When a company anticipates growth in the market size of its product range or an increase in the market share enjoyed by it in its product range, expansion of the capacity of the existing product range would have great appeal. अगर एक कंपनी जो है उसको पता है कि मेरी जो ग्रोथ है उसका साइज जो है वो इंक्रीज होने वाला है, या मैं जो है वो मार्केट शेयर जो इंजॉय करने वाली हूँ, तो इसका इसकी बेसिक वजह क्या होती है कि आई हैव टू गिव द कंसंट्रेशन, कि मेरा जो मार्केट साइज है वो क्या है, मार्केट साइज, मार्केट कंसंट्रेशन या मार्केट कंसंट्रेशन रेशो जिस कंपनी का हाई होता है, इस इट मीन्स कि उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही होती है, उसकी बिल्डिंग अप ज़्यादा हो रही थी, उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा होता है। तो व्हेन अ कंपनी एंटिसिपेट्स, उसको पता होगा ग्रोथ का इन द मार्केट साइज ऑफ इट्स प्रोडक्ट रेंज और एन इंक्रीज इन द मार्केट शेयर्स एंजॉयड बाय इट इन इट्स प्रोडक्ट रेंज, expansion of the capacity of the existing product range would have a great effect. Then vertical integration. It depends on backward and forward integration. वर्टिकल इंटीग्रेशन जो आपकी डिपेंड करती है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। अगर मेरी जो कंपनी है, लेट सपोज वो है गंदम की, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हूँ और मेरी जो कंपनी है वो वीट प्रोड्यूसर है, तो अब मैंने उस वीट को सेल आउट भी कर सकती हूँ मैं आगे, और इसके अलावा कुछ प्रोपोर्शन ऑफ सीड जो है, वीट के जो है सीड है, वो मैं अपने पास रखूंगी ताकि मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकूँ। तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यानी मैंने अपनी ही फाइनल गुड्स को, अपनी ही फाइनल कंजम्पशन को मैंने इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर चेंज कर दिया। वीट प्रोड्यूस हुआ, उस वीट में से कुछ प्रोपोर्शन जब मैंने आगे दे दिया तो दैट इज कॉल्ड माई सेलिंग और माई रेवेन्यू पॉइंट, और वो मेरे लिए फिनिश गुड्स है। मैं इससे ज़्यादा वीट से ज़्यादा किसी और चीज़ में उस वीट को कन्वर्ट नहीं कर सकती। वो इंडस्ट्री का काम है कि वो फ्लोर में चेंज करे और फिर वो बेकर्स का काम है वो उसको बन में चेंज करे। मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया कि मैंने वीट प्रोड्यूस किया और वो सेल कर दिया, दैट इज़ माई फिनिश गुड्स। अब उस फिनिश गुड को का कुछ प्रोपोर्शन मैंने अपने पास संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मुझे फ्यूचर में भी फर्दर प्रोडक्शन करनी है, तो मुझे इसके सीड्स की ज़रूरत होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि मैंने उसी प्रोडक्ट को जो मैंने अपनी बनाई थी उसको अपनी ओन पर्पस के लिए भी, ओन रॉ मटेरियल के लिए भी यूज़ कर लिया। जबकि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट विच यूज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है कि आप अपने
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं, यानी इंडस्ट्रीज वगैरह की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो जो है मतलब लाइक मैंने जो वीट है, लेट्स सपोज मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और उसी वीट में से कुछ प्रोपोर्शन मैंने अपने पास रख लिया, तो दैट इज माय बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये दोनों बेसिकली कहलाती हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी स्ट्रेटजीज। अगर मुझे अपनी फर्म की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी प्रोडक्ट की ग्रोथ करनी है, तो आई हैव टू फॉलो दीज टू, कि मुझे आगे फॉरवर्ड की भी करना है ताकि मैं रेवेन्यू जनरेट करूँ, और मुझे बैकवर्ड भी रखना है ताकि मैं फर्दर प्रोडक्शन करके फ्यूचर प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। Now the next is diversification. It involves entering a new business that is different from the current business. ये बिजनेस कौन, यानी आप अपने बिजनेस में जो आप बिजनेस ऑन रन कर रहे थे, उसके उसी में एक नया बिजनेस आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो। There are two types of diversification. One is conculcative diversification and another one is collimative diversification. अच्छा, इन डाइवर्सिफिकेशन की डिस्क्रिप्टिव में हम नहीं जाएंगे कि ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है। बस डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर आपका एक बिजनेस है लैपटॉप का, ठीक है, आप लैपटॉप रन अप कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप्स की रिपेयरिंग हो रही है, सारी हो रही है। अब आपने उस बिजनेस के अंदर लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल की एप्स के लिए भी, डिफरेंट एप्स के लिए भी आपने वर्कआउट शुरू कर दिया, तो आपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। या आपके पास लैपटॉप कंपनी थी, आप उसमें मोबाइल भी रिपेयर करवा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना था, आपने इसमें जो है वो, लेट सपोज आपने अपनी, आपको लगा कि आपके बिजनेस के अंदर जो है वो एक पोर्शन है जहाँ पर आप जो है वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आपने अपनी कंपनी का लोगो लगाया और आपने लेट सपोज शर्ट सेल आउट करना शुरू कर दी, शूज सेल आउट करना शुरू कर दिए थ्रू योर कंपनीज लोगो। तो आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, कि एक बिजनेस के थ्रू आपने डिफरेंट जो है न्यू बिजनेसेस स्टार्ट किए और जो कि बिल्कुल डिफरेंट होंगे आपके करंट बिजनेस से। देन स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी कैसे होगी? while the growth strategy is most common pursued, occasionally firm may pursue a stability। अब ये इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ग्रोथ स्ट्रेटजी जो होती है वो आपके पास ओकेजनली, बहुत कम ऐसे होता है कि वो आपके पास स्ट्रेटजीज जो है वो स्टेबलाइज रह जाए, ठीक है, स्टेबल रह जाए। अ फर्म में फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इफ इट इज सेटिस्फाई इन सर्विंग द सेम प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट एंड हैज नो इंक्लाइनेशन टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई। अगर फर्म को ये लगता है कि मुझे डाइवर्सिफाई, यानी मुझे अपना बस जो बिजनेस है उसी को रन करती चले जाऊँ, ना मैं उस बिजनेस को एक्सपेंड करूँ, ना तो ना मैं एक्सपेंड करूंगी, ना मुझे हायर प्रॉफिट होगा, ना मैं डाइवर्सिफाई करूंगी कि मैं दूसरी प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर दूं तो उससे भी मुझे प्रॉफिट हो, तो मैं वो भी ना करूं। तो इस केस के अंदर तो मेरी स्ट्रेटेजी स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि मैं अपने फर्म को एक्सपेंड कर दूं या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करूं, तो इस केस में मेरी स्ट्रेटेजी स्टेबलाइज नहीं रहेगी, वो इनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की शर्त है कि आपके पास जो है वो एक्सपेंड भी नहीं होना चाहिए आपका बिजनेस, एंड देयर इज नो डाइवर्सिफिकेशन। Contraction strategy. It is opposite of growth. It may be affected through divestiture or liquidations. ये जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल अपोजिट होती है आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी से। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज हो रहा है कि आपके पास कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? Divestiture. It involves sales of a business unit or plant of one firm to another. इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली इन्वॉल्व होती है कि आप सेल करते हैं अपना पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट और प्लांट एक फर्म से दूसरी फर्म। लाइक किस तरह से? हम ये कह सकते हैं कि करीम और उबर, तो करीम ने क्या, उबर ने क्या किया, उबर ने पूरा का पूरा ओवरऑल प्लांट जो है वो करीम का परचेज कर लिया। तो हियर इज द मीन ऑफ द दिस एग्जाम्पल। From the seller perspective, it is a form of contraction, and from the buyer's point of view, it is a form of expansion. अगर मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यानी अगर मैं करीम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो उसका तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यानी उबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो उसका बिजनेस एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंशन की तरफ चला गया। ठीक है। Liquidation. When a business is continuously underperforming and there is no hope for reviving or rehabilitate it within a reasonable period, liquidation may be only the option. If the business is better dead than alive, steps must be taken to liquidate it expediently.
लिक्विडेशन का मतलब है कि जब आपके पास आपको ये लगे कि आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्मिंग है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज्यादा बैड चलती चली आ रही है और कोई आगे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि आगे पीरियड में ये बिजनेस आपका ठीक रहेगा, ठीक चलेगा, तो इससे बेहतर है कि आप अपने बिजनेस को खत्म कर दें, बेटर देन अलाइव, कि आप उसको रखे हैं, क्योंकि आप लॉस बेयर कंटिन्यूअसली करते चले जा रहे हैं ड्यू टू द अंडर परफॉर्मिंग, और आपको पता है कि इन फ्यूचर भी आपको कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल यू डू, आप ये करेंगे कि आप अपने बिजनेस को ही शट डाउन कर देंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है बनाने की, सही है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने की स्ट्रेटेजी नहीं होती है, बल्कि बिजनेस को क्लोज करने की भी स्ट्रेटेजी होती है, कि अगर आपको लगता है कि आपके इक्विपमेंट्स जो है वो ज़ाया हो जाएंगे और आपने बिजनेस को क्लोज करना है, तो आप ऐसे पर्सन को दे दें जिसकी रिक्वायरमेंट भी हो और जो आपको एक अच्छी अमाउंट भी इन रिटर्न दे सकता है, या फिर आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ही स्टॉप कर दें, आपका नाम ही ना रहे, आपका लोगो ही ना रहे, ठीक है। Then cumulative diversification. It is a growth strategy that involves adding new products or services that are significantly different from the organization's present product. बिल्कुल, कॉन्ग्लोमेरेटिव डाइवर्सिफिकेशन आपके पास वो डाइवर्सिफिकेशन होती है जिसमें आप करंटली आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं तो वो प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, लेकिन वो आपके ही लोगों के थ्रू जो है वो सेल आउट हो रही होती हैं। Conglomerate diversification occurs when the firm diversifies into an areas totally unrelated to the organization current business। यानी conglomerate diversification बेसिकली उस वक्त वो होती है डाइवर्सिफिकेशन जो कि आपके यानी आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो। लाइक अगर आप लैपटॉप प्रोड्यूसर हैं और आप लैपटॉप की एप्स पे वर्कआउट कर रहे हैं, इसके अलावा आपने साथ ही साथ जो है वो अपने लोगों के साथ नोटबुक भी सेल आउट करना शुरू कर दी, ठीक है। अब लैपटॉप और नोटबुक का तो कोई आपस में लिंक ही नहीं है ना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के थ्रू जो है वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करते हुए अपने प्रॉफिट को और ज्यादा इनहेंस करते चले जा रहे हैं। Advantages of conglomerate diversification. It helps in increasing the growth earning rates. Obviously सी बात है कि आप अपने बिजनेस को, एक तो आप लैपटॉप रिपेयर कर ही रहे थे, साथ में आपने जो है वो नोटबुक की भी सेलिंग कर दी, तो ये आपके अर्निंग रेट्स की ग्रोथ को भी इंक्रीज करेगा। हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरनल कैपिटल मार्केट्स, ये आपके पास नई इंटरनल कैपिटल मार्केट्स को भी डेवलप करने में हेल्पफुल रहेगा। यानी आपके पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स थे जो आप यूटिलाइज कर रहे थे, उसके अलावा भी आपको अब दूसरे कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये आपके रिस्क को रिड्यूस करता है। किस तरीके से, कि आपका ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा है, आपकी एक अपनी पीआर है, पब्लिक रिलेशन है, और लोग आपके प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, तो अगर आप दूसरी प्रोडक्ट भी कोई बेचना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे, तो इस सूरत हाल में भी वो लोग प्रेफर करेंगे कि वो आपके इस प्रोडक्ट को ज़रूर अवेल करें, तो आपका रिस्क जो होगा वो क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा। बट डिसएडवांटेजेस ऑल्सो एग्जिस्ट। द ओवरबर्डन मैनेजमेंट क्रिएट एक्स्ट्रा कॉस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मैनेजमेंट जो होगी वो ओवरबर्डन हो जाएगी। अब जब वो ओवरबर्डनाइज हो जाएगी तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेगी, एंड दैट विल क्रिएटिंग द लॉस ऑफ द इकोनॉमी, और वो हमारे लिए क्या करेगा, हमारे बिजनेस की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। वेरियस डेमोग्राफिक्स बेस्ड डिफरेंस कैन इंक्रीज द रिस्क। आपके पास जो डेमोग्राफिक डिफरेंस आ जाते हैं, यानी लोगों की प्रेफरेंस चेंज होने लगती है, उससे आपका रिस्क भी डेवलप हो सकता है। फोकस कैन बी मिसबैलेंस, आपके पास जो फोकस जो है वो आपका मिसबैलेंस भी हो सकता है आपका जो फोकस था, आपने जो फोरकास्टिंग भी की हुई थी कि अगर मैं एक दूसरी प्रोडक्ट बनाऊंगी और इससे मुझे आगे जाके प्रॉफिट होगा, मे बी यू विल नेवर गेट द प्रॉफिट, तो यू विल गेट सम लॉस। तो इस डाइवर्सिटी कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन के आपके पास एडवांटेजेस भी हैं एंड देयर इज डिसएडवांटेजेस टू। रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन। बेसिकली आपके पास जो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिडक्शन का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आपके पास मूव ऑन कर रहा है। थ्रू इट इज अ गुड डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग एक्सपोजर एंड वाइडनिंग ग्रोथ possibilities. It more often than not tends to dampen average profitability. Michael Gott, who conducted a study from the National Bureau of Economic Research in the US, found that unrelated diversification is not positively correlated with profitability. Richard Rumlett,
reached the following conclusion: companies which branch out somewhat yet stick very close to their central skill outperform all others. बहुत सारे जो परफॉर्मर्स हैं वो ये हमसे कह रहे हैं कि आपका जो रिटर्न है, आपका जो प्रॉफिट है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, वो लो हो जाता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक कॉन्ग्लोमेरेट, जो कि आप कह रहे हो कि एक प्रोडक्ट तो आपकी करंट एग्जिस्ट कर रही है, न्यू प्रोडक्ट जो आप मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो, उसमें वो न्यू प्रोडक्ट आपकी इस पहली प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो जो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है वो आपको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर दिस। तो हमने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन का जो है वो आपका जो रिलेशनशिप है, कि जैसे जैसे आपकी डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, आप एक प्रोडक्ट से दूसरी तरफ मूव करने चले जाते हो, आपका रिस्क रिडक्शन भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, यानी आपका रिस्क बढ़ने लगता है। और फिर एक वक्त आता है कि वो रिस्क आपके पास इक्विलिब्रियम दोनों कोलैप्स कर जाते हैं। और फिर आपके पास जब डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो रिस्क रिडक्शन भी आपका लो डाउन होने लगता है। तो ये एक रिलेशनशिप है जो कि आपके पास डिफरेंट रिसर्चर्स ने एनालाइज किया, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा लॉस ही देगी, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको दे सकती है। Shortcomings of conglomerate in emerging markets: focus companies may be unable to raise adequate financing, and without strong educational institutions, they will strong to hire skilled labor. Communicating with customers is difficult when the local infrastructure is poor, and unpredictable government behavior are stimulate any operation. Although a focused strategy may enable a company to perform a few activities well, companies in emerging markets must take responsibility for a wide range of functions in order to do business effectively. आपके पास जो कॉन्ग्लोमेरेट के शॉर्टकमिंग्स आते हैं, खास तौर पे इमर्जिंग मार्केट्स में, जिसमें आपके पास मोर देन 2, 3, 4 कंट्रीज होती हैं, मार्केट्स होती हैं, उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास जो मेनली इन्होंने मसला बताया है, वो मसला है कि आपके पास इतनी ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं होती जिनके पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, खास तौर पे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है कि तमाम इमर्जिंग मार्केट्स के जो कस्टमर हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर जाएँ मार्केट से। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है, अनप्रेडिक्टेबल गवर्नमेंट बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कभी टैक्सेस को बढ़ा देती है, कभी सब्सिडी को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रही होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो अनसर्टेन बिहेवियर है, अनएंटिसिपेटेड बिहेवियर्स हैं, ये आपके कॉन्ग्लोमेरियम डाइवर्सिफिकेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं इन इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। एड्रेस टू रिजॉल्व दिस शॉर्टकमिंग्स: सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, लेबर मार्केट्स, रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। प्रोडक्ट मार्केट्स, यानी हाउ टू रिजॉल्व दिस शॉर्टकमिंग्स, क्या आप इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट और लेबर मार्केट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब ये कि आपके पास जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस हिसाब से हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपके पास लेबर भी स्किल्ड लेबर होने चाहिए, या उनको एटलीस्ट इतनी टेक्निकली नो हाउ वो हो कि आपके पास जो है वो बेटर वे में प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, यानी आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी प्रोडक्ट में एफिशिएंसी भी आएगी, और आपको टेक्निकली जो है वो आप स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप अपने कैपिटल को भी बेटर वे में, एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकोगे। अपने रूल्स और रेगुलेशंस को, जो भी आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, और ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशंस ना आए। यानी अगर वो कहते हैं कि ईयरली आपने इतना टैक्स पेमेंट करना है, तो उस टैक्स पेमेंट के अंदर कोई ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस ना आए। इसके अलावा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह असाइन किए हुए हैं डिफरेंट मार्केट से, इमर्जिंग मार्केट से, उन तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आपने लीगल आउट करना है, और उनको भी सर्च आउट करना है, उनको देखना है। ठीक है, कि किस तरीके से वो आपस में बेटर तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और किस तरीके से वो एफिशिएंटली अपना वर्क कर सकते हैं।
दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस थ्योरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।